Hi guys, welcome back. So in today's video we'll have a discussion on network people services technologies. तो ये कंपनी जो है वो आने वाले 3 सालों में अपने रेवेन्यू को 70% CAGR से ग्रो कर सकती है और उसके अलावा FY27 में जो है इसका EBITDA मार्जिन जो है वो लगभग 33-35% को टच कर जाएगा और FY29 तक तो इनका मार्जिन लगभग 50% के आसपास पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले इसके बिजनेस मॉडल को समझते हैं। तो अगर मेरे को एक लाइन में इसका मॉडल आपको बताना हो तो ये कंपनी जो है वो पेमेंट का सॉफ्टवेयर बनाती है। मतलब कि जैसे आपको कोई UPI ट्रांसफर करना हो या फिर RTGS ट्रांसफर करना हो तो उसके लिए आपको जो पेमेंट का सॉफ्टवेयर चाहिए वो ये लोग बनाती है। अब जनरली पेमेंट का सॉफ्टवेयर हमें नहीं चाहिए होगा, ये कोई बैंक्स या फिनटेक कंपनीज को ही चाहिए होगा, तो वही उन्हीं के लिए ये लोग जो है वो सॉफ्टवेयर बनाते हैं। अब रिसेंटली इन्होंने जो अपने बिजनेस मॉडल को रिवैम्प करा है, मतलब कि पूरा चेंज करा है। तो सबसे पहले इनके रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन वाले सेगमेंट्स के बारे में जान लेते हैं और साथ साथ में मैं आपको बताते जाऊंगा कि क्या बिजनेस मॉडल में चेंजेस आया है। तो अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आता है इनका टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर वाले सेगमेंट से। अब इसमें क्या होता है कि जो भी बैंक्स है उनके लिए ये लोग जो है पेमेंट का सॉफ्टवेयर बना के उनको देती है, ठीक है। अब ये जो है प्राइमरीली एक बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब कि सपोज किसी बैंक में किसी कस्टमर को जो है RTGS ट्रांसफर करना है या फिर UPI ट्रांसफर करना है, तो फिर इनके सॉफ्टवेयर के थ्रू बैंक जो है वो बैकएंड आपका, जैसे UPI का रेगुलेटरी बॉडी है आपका NPCI, तो बैंक जो है वो NPCI से कनेक्ट कर सकता है। तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए उसको ये लोग मतलब नेटवर्क पीपल सर्विसेज वाले बना के सेल करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इसके इस सेगमेंट का प्राइमरी कंट्रीब्यूटर है आपका बैंक्स, मतलब कि बैंक सबसे बड़े कस्टमर्स है। अब पहले ये लोग क्या करते थे कि जब बैंक्स को ये सॉफ्टवेयर सेल करते थे तब सेलिंग बेचने के टाइम पर सिर्फ एक बार ये लोग उनसे लाइसेंसिंग फीस चार्ज करते थे और फिर उसके बाद एक एनुअल मेंटेनेंस फीस जो है वो आते रहता था। लेकिन अब इन्होंने बिजनेस मॉडल में ये चेंज करा है कि मतलब सब्सक्रिप्शन वाले मॉडल पर ये लोग शिफ्ट हो गए हैं। तो हर महीने या हर क्वार्टर या हर साल जो है इनके पास पैसा आते रहता है। तो वो डिपेंड करता है कि उन्होंने अपने क्लाइंट्स के साथ कैसे बात कर रखी है। लेकिन अभी जो है सब्सक्रिप्शन मॉडल पर इनका फोकस जा चुका है। अब जो दूसरा सेगमेंट है वो है इनका प्लेटफॉर्म पेमेंट्स एज ए सर्विस। तो आज से लगभग 2 साल पहले जो है ये जो सेगमेंट है ये लगभग 90% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता था। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये थी कि ये एक हाईली रेगुलेटरी सेगमेंट है, मतलब कि इसमें रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा है। तो अगर क्योंकि इतना हाई रेगुलेशंस है तो फिर अगर कोई ऐसा रूल पास हो गया जो कि कंपनी को बेनिफिट नहीं करता है तो फिर इनका जो है पूरा रेवेन्यू वाइप आउट हो सकता है। तो उस वजह से इन्होंने क्या करा है कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर जो है वो इतना ड्रास्टिकली अपने बिजनेस मॉडल को चेंज करा है कि 90% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन से सीधा 10% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन पर ये लोग इस सेगमेंट को लेके आ गए। अब थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेता है। तो फिर ये सेगमेंट में क्या होता है कि जो भी मर्चेंट्स होते हैं या जो भी एग्रीगेटर्स होते हैं, तो जैसे कि आप मान लो कोई रेस्टोरेंट वाला है, तो आप रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, 1000 रुपये का बिल आया, तो जब आप 1000 रुपये UPI के थ्रू उस मर्चेंट को पे करोगे तब जो सॉफ्टवेयर चाहिए होगा वो ये लोग बना के देते हैं, उसी को कहते हैं प्लेटफॉर्म पेमेंट्स एज ए सर्विस। तो ये जो है प्राइमरीली एक फ्रंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो TSP और प्लेटफॉर्म पेमेंट्स एज ए सर्विस, इसमें 2 मेजर डिफरेंसेस है। पहला तो ये है कि जो TSP है वो बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है और ये जो है ये फ्रंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके अलावा TSP के मेजर क्लाइंट्स जो है वो बैंक्स है और इसके मेजर क्लाइंट्स है आपके फिनटेक कंपनीज, मर्चेंट्स, एग्रीगेटर्स, ये सब, ठीक है। तो
अभी के टाइम पे जैसे मैंने कहा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन जो है इसका इस सेगमेंट का ड्रास्टिकली रिड्यूस हो चुका है, और इन्होंने जो है पिछले 1-1.5 साल में बहुत चेंजेस करे इस सेगमेंट में, जिससे कि इनका जो रेगुलेटरी रिस्क है वो कम हो जाए। तो ये वाला सीन है। अब इनका एक तीसरा सेगमेंट है जो कि एक हाई मार्जिन वाला सेगमेंट है, वो है आपका रेग टेक नाम का। इसका मतलब ये है कि जैसे ये लोग कंपनीज को ऐसे सॉफ्टवेयर सेल करते हैं जिससे कि ये लोग आइडेंटिफाई कर सके कि कोई रिस्क है या नहीं, मतलब कि कोई कस्टमर जो है वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं कर रहा या फिर कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा। तो उसको डिटेक्ट करने के लिए ये लोग जो है ये सॉफ्टवेयर बना के उनको सेल करते हैं। अब ये जो है एक हाई मार्जिन सेगमेंट है, तो इस वजह से इनका आने वाले समय में इस सेगमेंट में जो है फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो अभी तो ज़्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आता नहीं है, लेकिन चलो मैं आपको FY27 टू FY29 तक इनका जो है तीनों सेगमेंट से कितना रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होगा वो भी समझा देता हूँ, तो आपको समझ आ जाएगा। तो जो TSP सेगमेंट है उससे लगभग 70 to 85% रेवेन्यू आएगा FY27 में, और इस सेगमेंट में ये लोग जो है इसका ग्रोथ जो है वो धीरे धीरे नीचे जाएगा। मतलब FY29 तक ये जो है लगभग 55 to 70% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करेगा। अब इसका ग्रोथ कम नहीं होगा, लेकिन ये जो दूसरे सेगमेंट्स है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा वो फास्टर पेस से ग्रो करेंगे एज कम्पेयर टू दिस सेगमेंट। तो इस वजह से जो है इस सेगमेंट का कंट्रीब्यूशन जो है वो नीचे की तरफ आएगा। जो आपका प्लेटफॉर्म पेमेंट्स एज ए सर्विस वाला सेगमेंट है वो अभी के टाइम पे मतलब FY27 में लगभग 7 से 12% रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट करेगा, और वो जो है FY29 तक 20% से ऊपर चला जाएगा। मतलब कि ये जो सेगमेंट है ये TSP से फास्टर पेस से ग्रो करेगा, इस वजह से इसका कंट्रीब्यूशन जो है वो बढ़ जाएगा। और जो रेगटेक वाला सेगमेंट है वो FY30 तक लगभग आप मान लो 25 to 30% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करेगा, और FY27 में तो ये बस स्टार्ट ही हुआ है। आई थिंक अराउंड 5 to 7% या 10% के आसपास रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आएगा। तो मतलब आप समझ रहे हो कि जो रेगटेक वाला सेगमेंट है इस पे इमेंस ग्रोथ आने वाली है, और क्योंकि ये एक वेरी हाई मार्जिन सेगमेंट है तो फिर इस वजह से EBITDA मार्जिन्स भी ऊपर की तरफ हमें जाते हुए दिखेंगे। अब इसके अलावा एक और चीज ये है कि ये लोग जो है इंटरनेशनली भी एक्सपैंड करने जा रहे हैं, मतलब कि अपने जो सॉफ्टवेयर्स है या फिर अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर वो ये लोग अपने इंटरनेशनल क्लाइंट्स को भी सेल करेंगे। अब उससे फायदा क्या होगा? सबसे पहला मार्जिन्स इंक्रीज होंगे, दूसरा जो इंडियन मार्केट्स में इनका कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगा, और तीसरा जो है हायर रेवेन्यू इनको रिकॉर्ड करने में हेल्प करेगा। अब हायर रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड होगा उसके बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ। तो ये लोग वैसी कंट्रीज में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सेल करेंगे या अपने सॉफ्टवेयर को सेल करेंगे जो कि प्राइमरीली थोड़े बैकवर्ड है एज कम्पेयर टू इंडिया। उससे क्या होगा कि सपोज कोई ऐसी कंट्री है जो कि 2020 के टाइम इंडिया जैसी थी उस हिसाब से रहती है, तो उस टाइम जो है अगर मान लो कि उस समय कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बेचता है जो कि ऐसे पेमेंट को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा, तो ये जो है टेक्नोलॉजी से आगे निकलने वाली बात है, क्योंकि उस टाइम पर तो कोई ऐसा सेल करता ही नहीं था लेकिन इन्होंने सेल किया है। तो उसी तरीके से आप समझो कि कोई अफ्रीकन कंट्रीज है जो कि इंडिया से बैकवर्ड है, तो फिर उस कंट्रीज में अभी के टाइम पर तो कोई ऐसा पेमेंट सॉफ्टवेयर सेल करने वाला है नहीं, तो फिर ये कंपनी जो है इसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा, ये वहां पर जाके जो अपने पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को सेल कर सकती है। तो फिर इनके पास एक हायर प्राइसिंग पावर होगा, क्योंकि अभी तक किसी ने ऐसा करा नहीं है, तो फिर इनको हेल्प करेगा कि ज्यादा बार्गेन करने में विद देयर कस्टमर्स। तो इस वजह से जो है इनका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन जैसे जैसे इंटरनेशनल शेयर बढ़ेगा वैसे वैसे इनका रेवेन्यू का जो नंबर है वो भी बढ़ते जाएगा, और उसके अलावा मार्जिन्स तो ग्रो करेंगे ही। अब अगर इनके इस क्वार्टर के रिजल्ट्स के बारे में बात करें तो
इनका रेवेन्यू जो है वो 135% से भी ऊपर रेट से ग्रो करा था, और इनका पैट जो है वो डबल से भी ज्यादा हो गया है। तो अब इसमें एक चीज ये है कि Q4 ऑफ FY25 में इनका बेस जो था वो छोटा था, इस वजह से मे बी Q4 FY26 में जो है इतनी ज्यादा ग्रोथ हमें देखने को मिली है। लेकिन जैसा इन्होंने कहा कि 70% ग्रोथ तो हम लोग इजीली क्लॉक कर लेंगे, मतलब कि कितना भी बड़ा बेस हो जाए, लेकिन 70% आई थिंक कर सकते हैं, क्योंकि एक तो इनका बेस बहुत छोटा है। तो लगभग 60 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने Q4 FY26 में रिपोर्ट करा था, तो फिर आप समझ सकते हो। और ऊपर से इनका एक क्लियर पाथवे है टिल FY29। तो फिर मेरे को ऐसे बिजनेसेस तो बहुत पसंद है जो कि अगले 3 साल का एक प्लान लेके बैठे हैं। अब मे बी एग्जीक्यूशन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए, जैसा कि इन्होंने कॉन कॉल में कहा भी था कि FY27 में जो 70% रेवेन्यू ग्रोथ आएगी वो थोड़ी अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगी, मतलब कि जैसे Q1 में थोड़ी ज्यादा ग्रोथ आ गई, Q2 में कम ग्रोथ आ गई, Q3 में थोड़ी कम होके फिर Q4 में वापस ज्यादा ग्रोथ आ गई। तो ऐसा थोड़ा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा FY27 में। लेकिन FY28 से जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा इनका ग्रोथ। तो फिर वो सीन है कि इनके पास एक पाथवे है, प्लस इन्होंने ये रिकॉग्नाइज कर लिया था कि इनका बिजनेस मॉडल जो है वो बहुत ज्यादा एक रिस्की मतलब रेगुलेटरी रिस्क में फंसा हुआ है, क्योंकि जो इनका मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म पेमेंट्स एज ए सर्विस से आता था, अगर कोई ऐसा रेगुलेटरी रूल आ जाए तो फिर इनका तो खत्म हो जाएगा, है ना। तो उस वजह से इनको पता चल गया, इन्होंने टाइम लिया, अपने बिजनेस मॉडल को चेंज करा। तो 90% जो कंट्रीब्यूट आता था PPAAS सेगमेंट से, उसको सीधा इन्होंने 10% कर दिया। तो फिर ये तो भाई बहुत खतरनाक ही इन्होंने चेंज निकाला है। तो यही चीज है, आने वाले समय में जैसे कि अभी Q1 FY27 में इनके रिजल्ट्स आएंगे, तो बहुत क्लोजली इनको ट्रैक करना होगा। और जैसे कि क्योंकि आप कह सकते हो कि पहले जो इनका बिजनेस मॉडल इन्होंने चेंज करा था, तो बीच में 2-3 क्वार्टर्स में इनका रेवेन्यू जो है वो बहुत गंदा गिरा था। तो फिर मे बी आपको इन पर इतना इजीली ट्रस्ट ना हो, लेकिन फिर भी आप एक स्मॉल कैपिटल से स्टार्ट कर सकते हो, या फिर 1-2 क्वार्टर्स इनको और देख सकते हो। मतलब कि जो पिछले इनके 2 क्वार्टर्स थे, इनमें तो इन्होंने 135% 140% का रेवेन्यू ग्रोथ रिपोर्ट करा है। तो फिर इससे हमें पता चल जाएगा कि थिंग्स आर मूविंग इन द राइट वे। लेकिन अब अगर हम इससे ज्यादा वेट करेंगे तब तक तो शेयर प्राइस ही ऊपर चला जाएगा, फिर क्या मतलब। तो फिर मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप इसमें इन्वेस्ट करो, लेकिन आप एक ट्राई जरूर कर सकते हो, इस कंपनी को अच्छे से एनालाइज करो, और जो इनके रिजल्ट्स आएंगे उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो डेट्स इट फ्रॉम टुडेज वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।